जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। लास्ट सेशन में मैंने कैलोरीमेट्री का पार्ट 1 कवर कराया था और आज मैं आपको कैलोरीमेट्री खत्म कर दूंगा बेटा। प्रीवियस सेशन में कैलोरीमेट्री के अंदर मैंने स्पेसिफिक यानी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन किया था। हीट कैपेसिटी ऊष्मा धारिता क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन किया था और आपको 4-5 क्वेश्चंस भी मैंने लगवाए थे, है ना, जिनमें से 2 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ क्लास में करवाए थे, बाकी के 2 क्वेश्चंस आपको मैंने घर के लिए दिए थे और कहा था कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, बाकी का जब क्लास चलेगी तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो लगाए कि नहीं लगाए, पहले ये बताओ फास्ट। क्या वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने लगाए कि नहीं लगाए, ये बताओ। क्रिटिकल एंगल की आंसर की अभी नहीं मिलेगी बेटा, मंगल को या सोमवार को मिलेगी। मंगल मानो ऑलमोस्ट। पहले जो पूछ रहा हूँ वो बताओ जल्दी से फास्ट। ठीक है फिर, चलो ठीक है नितिश, चलो लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप पहले दिन आए हैं इस सेशन को डायरेक्ट देख रहे हैं, मतलब आप पहले दिन क्लास के अंदर आए हैं और इससे पहले के सेशन आपने नहीं देखे हैं, तो प्लीज पहले वाले सेशन जाके देखें बेटा। ये वाला सेशन डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमिति का सिद्धांत। हेडिंग लगाओ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मेट्री, हिंदी में से कहते हैं कैलोरीमिति का सिद्धांत। ठीक है, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? मैं थोड़ा एक आसान भाषा में आपको समझाना चाहता हूं, पहले उसको ध्यान से समझना। मान लेते हैं बेटा ये मेरे पास कोई टब है, पानी का टब मान लेते हैं ये, ठीक है। एक टब ये है और एक टब ये है, ये 2 टब है मेरे पास। मान लेता हूं इन दोनों टब को एक पाइप के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है एक पाइप के माध्यम से, ऐसे ऐसे करके। और ये टब है ना पहला वाला यानी ए टब ये, और ये बी टब, इसके अंदर क्या करते हैं, इसको पानी से भर देते हैं पूरा पहले। मतलब मैं अगर ऐसे बताऊं कि पहले पूरा भरा हुआ था, बाद में पाइप से कनेक्ट करते हैं, तो समझ जाना। यानी ये पूरा पाइप वो खाली था, ये पूरा भरा हुआ था और बाद में इसको पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। ये खाली था और पूरा भरा हुआ था, फिर बाद में पाइप से कनेक्ट कर दिया। तो ये बताइए पानी इसमें कब तक फ्लो होता रहेगा बी टब में? भाई पानी जो है वो ए टब से कहाँ आएगा, बी टब के अंदर आएगा। कब तक आता रहेगा? जब तक आता रहेगा जब तक दोनों के वाटर लेवल सेम ना हो जाएं, समान ना हो जाएं। पहली बात बोलो हाँ के ना। तो पानी जो वो हमेशा हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब ज्यादा, जिसमें ज्यादा पानी है तो ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ फ्लो होगा, प्रवाह होगा। और एक कब तक बहता रहेगा? जब तक दोनों का वाटर लेवल सेम ना हो जाए। बस सिंपल। देखो कैसे। अब इसी को अगर मैं कैलोरीमेट्री को टेम्परेचर की भाषा में समझाना चाहूं तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है, मान लेते हैं एक बक्सा है मेरे पास यहां पर, ये बक्सा है और एक बक्सा ये है, ठीक है। ये वाले बक्से का जो टेम्परेचर है वो मान लेता हूं 50 डिग्री सेल्सियस है और इस वाले का है 30। तो हो क्या रहा है बेटा, ए वाला जो बक्सा है इसका टेम्परेचर ज्यादा है और हीट हमेशा ज्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होगी,
बोलो हाँ कि ना। हीट हमेशा ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होगी। तो ये क्या बेटा, हाइयर टेम्परेचर। तो हीट हमेशा ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होगी, और ये तब तक होगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, और कुछ नहीं। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर अंटिल द टेम्परेचर बिकम सेम। ऊष्मा ज्यादा तापमान से कब तापमान की तरफ प्रवाह होती है, जब तक दोनों का तापमान समान ना हो जाए। सिंपल, यानी ठीक है बेटा। तो इसको मैं लिख देता हूं, हीट ट्रांसफर फ्रॉम, हिंदी भी लिखूंगा, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर until the temperature becomes same। ठीक है, ऊष्मा ज्यादा ताप से कम ताप की ओर प्रवाह करती है, प्रवाह होती है या ट्रांसफर होती है, जब तक दोनों का ताप समान न हो जाए। और यही है बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा, ये जो बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है, एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण नियम पर भी आधारित होता है। क्यों, आप समझ रहे हैं ना। हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, और कब तक ट्रांसफर हो रही है, जब तक टेम्परेचर दोनों का समान नहीं हो जाता। ये तो हुआ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। लेकिन किस पर बेस्ड होता है, किस लॉ पर आधारित होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण नियम पर। चलो, यानी ये किस पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण नियम पर। बात क्लियर, ये समझो। दूसरी बात, इसके न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं इसके न्यूमेरिकल के को थोड़ा आसान बनाना चाहूंगा, तो एक कंसेप्ट सिखाऊंगा न्यूमेरिकल का। ठीक है, वो न्यूमेरिकल का कंसेप्ट देखो क्या है। जैसे मान लेते हैं इसका एक न्यूमेरिकल है, एयरफोर्स ने पहले सवाल पूछा है, आईसीजी ने सवाल पूछा है, लेकिन नेवी में सवाल को पूछा गया था तो वैल्यू चेंज कर दी थी। जो मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ डिक्टो एयरफोर्स का सवाल है, कॉपी एकदम जो पूछा था। लेकिन इस सवाल की लैंग्वेज को समझने के लिए मुझे आपको एक कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा। वो कंसेप्ट न्यूमेरिकल फॉर्म में जितने भी सवाल होंगे ना, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के जितने भी सवाल, आप उस कंसेप्ट से आसानी से कर दोगे। नहीं ऐसे पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। तो इसकी तो कोई अप्रोच बताता हूं, कैसे आप अप्रोच इसकी बना सकते हो। जैसे एक कंसेप्ट देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की टेक्निक है ना। मान लेता हूं मेरे पास कोई टब है बेटा, ये एक टब ये है, और बेटा एक टब ये है, ये दो टब है हमारे पास। ये मान लेते हैं टब ए है और ये टब है बी। मान लो ए टब के अंदर कुछ पानी है, पानी तो नीला ही होता है, ब्लू है पानी ये रहा। और मान लेते हैं इसके अंदर भी कुछ है, मुझे मास नहीं दे रखा कि 20 ग्राम है 40 ग्राम है, मैं ऐसे ही मान लेता हूं कुछ मास है। मान लेते हैं इसका मास एम ए है और इसका मास एम बी है, कुछ अलग अलग मास है ना। थोड़ा इसको ज्यादा भर देता हूं, मान लेते हैं ज्यादा है, ठीक है।
ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक तीसरा टब और बनाते हैं यहां बीच में कहीं, ये रहा। ठीक, अब मैंने क्या किया, इस टब में से, पहले वाले टब में से और दूसरे वाले टब में से, तीसरे टब के अंदर से, सी टब बोल रहा हूं, सी टब, इसमें पानी को डाला, इस ए में से और इस बी में से, यानी ए और बी का मिश्रण, मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ ए एंड बी टब। जो सी टब का मतलब क्या है, ए का कुछ मिक्सचर, और बी का, सॉरी, ए का कुछ पानी और बी का कुछ पानी लिया और मिक्सचर कर, मिक्स कर दिया तो मिक्सचर बनेगा ए और बी टब का। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा टेम्परेचर की भाषा में इसको समझ लेते हैं। मान लो इस टब को, इस टब का जो टेम्परेचर है बेटा वो ज्यादा है, हाई टेम्परेचर है, जैसे हालांकि जैसे मान लेते हैं 70 डिग्री सेल्सियस है इस टब का पानी, सॉरी टेम्परेचर, गलत बोल रहा हूं बार बार, यानी टेम्परेचर की भाषा में बात कर रहा हूं, और मान लेते हैं इसका है 40 डिग्री सेल्सियस, इस टब का टेम्परेचर, गर्म कर दिया हमने दोनों टब के पानी को, तो इस टब का जो पानी है उसका टेम्परेचर इतना और उसका इतना, तो ज्यादा कौन हुआ ये, तो मैं इसको हाइयर टेम्परेचर बोल सकता हूं ना, हाई, टी एच बोल दो या फिर थीटा एच बोल दो, थीटा या टी टेम्परेचर ही तो होता है, तो ऐसे मैंने लिखा थीटा एच, तो हाइयर टेम्परेचर, और इससे इसकी बात करूं तो ये क्या हो गया, थीटा एल, लोअर टेम्परेचर। जब आपको न्यूमेरिकल दे रखा होगा ना, तो लोअर और हाइयर की फॉर्म में दे रखा होगा, ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आ गई? एक बात बताओ, हीट हमेशा कहां से कहां ट्रांसफर होती है, ज्यादा से कम की तरफ, तो इसका मतलब अगर मैं कंसेप्ट पर लौट के आऊं, हीट हमेशा कहां से कहां ट्रांसफर होती है, ज्यादा से कम की तरफ ही तो होती है, 50 से 30 की तरफ ही तो हीट ट्रांसफर होगी, यही तो लॉ है। तो हमेशा हीट ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर होती है, तो एनर्जी का लॉस जो है वो कौन करेगा, एनर्जी का लॉस कौन करेगा, भैया हीट कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है, ज्यादा से कम की तरफ, तो लॉस कौन करेगा हीट का, ये ज्यादा वाला, तो ये तो करेगा लॉस, और ये क्या लेगा, हीट इससे लेगा, और ये 30 डिग्री वाला क्या करेगा, गेन, और ये हमेशा क्या होंगे, बराबर। बस ये कहानी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्यू लॉस बराबर क्यू गेन, एक करेगा लॉस तो दूसरा करेगा गेन, एक करेगा लॉस तो दूसरा करेगा गेन, यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और प्यारे बच्चों आप जानते हैं क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, यही लिख दूं, क्या होता है, एम एस डेल्टा थीटा, ये होता है, ये तो पढ़ा था हमने। वाटर की स्पेसिफिक क्या पड़ी थी, 1 ग्राम डिग्री सेल्सियस, आइस की क्या पड़ी थी, 1/2 ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, सॉरी, है ना। ये है आपका क्यू लॉस बराबर क्यू गेन, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, अब आओ, आते हैं लौट के, तो लॉस कौन कर रहा है भाई, ज्यादा वाला, तो ये बेटा क्या करेगा, लॉस करेगा, और लेगा कौन, कम वाला, तो गेन कौन करेगा, ये वाला। यहां पर भी क्यू लॉस बराबर क्या लगा दोगे, क्यू गेन। लेकिन प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर इसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर, तो ये तो मिक्स टेम्परेचर हो जाएगा ना सर, हो जाएगा थीटा मिक्सिंग, भाई इसका ज्यादा इसका कम, दोनों को मिला दिया टेम्परेचर को, तो थीटा मिक्सिंग। लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बेटा, कि जो ये होगा थीटा एच, ये जो है वो ज्यादा होगा किससे, थीटा मिक्सिंग से, और कम किससे होगा, ज्यादा कम किससे होगा, थीटा एल से। देख लो ये बात, इसको ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है काम का है, और ये बात न्यूमेरिकल में ही समझ में आएगी। तो ये वाला टेम्परेचर इसका तो ज्यादा था, ठीक है, और बराबर भी हो सकता है, थीटा मिक्सिंग की जो वैल्यू वो कम होगी किससे, इससे, लेकिन उससे ज्यादा होगी। कहने का मतलब है कि इसकी वैल्यू हमेशा थीटा मिक्सिंग की इससे ज्यादा होगी, इससे, और इससे हमेशा कम होगी, ये है। अब देखो, अब आपको पता लग गया सर ये लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है, कौन सा कंसेप्ट यूज कर दोगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगा दो, क्यू लॉस बराबर क्यू गेन। अब कंसेप्ट को देखना, यहां से यहीं से न्यूमेरिकल बन रहा है, कंसेप्ट के अंदर जो यूज करोगे। अब देखो लॉस ये कर रहा है, तो एम एस डेल्टा थीटा,
और ये भी एम एस डेल्टा थीटा। मान लो ये स्टब का मास क्या था, एम बी, और ये क्या था, एस बी। भाई पानी का स्पेसिफिक एस बी मान लेते हैं। डेल्टा थीटा क्या होगा, ज्यादा में से कम को माइनस करोगे तो ज्यादा कौन सा है ये, कम कौन सा है ये, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा मिक्सिंग, ये ध्यान से बहुत जरूरी है। बराबर ये एम उसका है तो एम ए, पानी का एस ए, डेल्टा थीटा ज्यादा कौन है ये, तो बेटा क्या करेंगे, थीटा मिक्सिंग माइनस थीटा एल। ये न्यूमेरिकल करने की टेक्निक है, देख लो इसको, वरना पछताओगे बेटा। ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको, समझ आ गया ना, समझ गया कि नहीं समझ गया, ये बताओ, ये टेक्निक है। अब ये न्यूमेरिकल के अंदर एक ये कंसेप्ट यूज होगा, ये पहले टेक्निक को देख लो, ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। कोई प्रॉब्लम है इस कंसेप्ट में न्यूमेरिकल के, जल्दी बताओ, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं फिर मैं आगे बढ़ता हूं, दोबारा रिपीट करूंगा, है नहीं इसमें। ये वाली जो फीलिंग है ये न्यूमेरिकल से आएगी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अब इस सवाल को करते हैं, देखो करो इस सवाल को, पढ़ो क्या बोल रहा है। अब सवाल समझ में आएगा तुमको, आराम से आ जाएगा। पहले सवाल की लैंग्वेज को पकड़ो, क्या बोल रहा है। आसान है बहुत, अब अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया मेरा वाला तो ये बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। और ये बता दूं, एयरफोर्स का पूछा गया सवाल है। खुद से एक बार कोशिश करो, खुद से एक बार कोशिश करो, बस करो। विक्की सर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है, हो रहा है, होगा ही प्रॉब्लम, जब कहानी खत्म होगी तो बेटा प्रॉब्लम ही होती है। सब सही हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करो, जो बताया है उस कंसेप्ट को यूज करो पहले। करो बेटा, करो। किया कुछ, लगाया दिमाग में कुछ, सवाल बोल क्या रहा है समझो, जो लैंग्वेज पढ़ाई थी वही है सेम। चलो मैं समझाता हूं, देखो सवाल बोल क्या रहा है, पढ़ो। सवाल बोल रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन टू टब ए एंड बी आर 30 डिग्री एंड 80 डिग्री रेस्पेक्टिवली, हिंदी भी आपके सामने है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर टेकन फ्रॉम बोथ द टब रेस्पेक्टिवली टू मेक अ मिक्सचर ऑफ 40 kg वाटर एट अ 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल बी। सवाल की लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। देखो आंसर दे दिया विश्वजीत ने, एकदम सही आंसर है। चलो, यानी सिंपल सी कहानी है ये बेटा मुझे ऐसा लग रहा है विश्वजीत तुम पहले पढ़े हो हमसे, है ना, तुमने पढ़ाई की है, पहले बैच से तुम हमसे पढ़े हुए हो, सही बोल रहा हूं ना मैं। देखो ये क्या है बेटा, इसका टेम्परेचर ए टब है, ये बेटा बी टब है, और ए टब के अंदर कुछ पानी है और उसका टेम्परेचर कितना है बताओ, 30 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना है बेटा, 80 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों टब से मिक्स करके पानी को एक सी टब में डाला जाता है, ये रहा सी टब, ठीक है। अब बोल रहा है इस टब के अंदर जो मास था वो एम ए है पानी का, और इस टब के अंदर क्या है, एम बी है, क्लियर। और सी टब के अंदर जब मिक्स किया तो इसका जो मास बना वो 40 बना, कितना बना, यानी एम ए प्लस बी एम ई, ये मिक्सर हो गया तो 40 kg बन गया, क्लियर। और इसका जो टेम्परेचर है बेटा, थीटा मिक्सिंग जो दे रखा है वो 50 दे रखा है। क्या पूछ रहा है आपसे, दोनों टबों में से कितनी मात्रा ली गई, यानी एम ए और एम बी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये रहा मेरे भाई, सिंपल है, बताओ, कंसेप्ट यूज होना चाहिए अब तो। आंसर आ गया।
चलो अब देखो बेटा, सिंपल है, क्या करना है, ज्यादा टेम्परेचर है सर, इसमें से लॉस होगा, होगा। कम टेम्परेचर है सर, ये गेन करेगा। सर क्यू लॉस बराबर क्यू गेन, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, क्यू लॉस बराबर क्यू गेन। सर क्यू का फॉर्मूला हीट का एम एस डेल्टा थीटा, सर यहां भी एम एस डेल्टा थीटा। सर आपको पता है दोनों में पानी है, और पानी के लिए एस की वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब सर सीधा सीधा यहां से वाटर है भाई दोनों में, तो ये खत्म हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया बेटा, ये तो एम ए हो जाएगा, और डेल्टा थीटा देखो मैं पहले लॉस किस में से हुआ है, उसमें से, तो इसको लॉस जो हुआ है उसको एम बी मानूंगा, ये रहा। और डेल्टा थीटा ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, तो 80 में से 50। अब देख सकते हैं सवाल के अंदर फील ले सकते हैं, ये ज्यादा है ये कम है, और ये वाला इससे ज्यादा है, यही तो बोल रहा था थोड़ी देर पहले, ये जो बात आपको मैंने यहां समझाई थी, देखो वही फील सेम ले सकते हो आप क्वेश्चन से। बराबर ये एम ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ज्यादा में से कम को 50 में से 30 को माइनस करना है बस। सर ये 30 आ गया और ये 20 आ गया, तो ये आ जाएगा बेटा एम बी इंटू 30 और एम ए इंटू 20, खत्म कहानी यहां से। तो ये आपको अगर सॉल्व करना है, यहां पे आगे एक पेज पर लेते हैं, एम बी इंटू 30 यानी एम बी अपॉन एम ए बराबर 20/30, एम बी अपॉन एम ए बराबर 20/30 है ना। तो एम बी अपॉन एम ए बराबर 20/30, यही तो आ गया। क्या करना है, खत्म कहानी। और सर ये आ गया आपका सीधा सीधा, काम करो, एम ए बराबर 3/2 MB, ये आ गया। और एम ए प्लस एम बी बराबर 40 आपको दे रखा है, देखो ये रहा। तो एम ए प्लस एम बी बराबर 40 आपको दे रखा है, मिक्सर टेम्परेचर का मास ये दे रखा है। एम ए की वैल्यू कितनी है, 3/2 MB, बस कैलकुलेशन है अब तो। ये 40 kg दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 5 MB बराबर 80 kg, और बेटा ये कितना हो जाएगा 16 kg। तो MB की वैल्यू कितनी आ गई 16 kg। बोलो हाँ के ना, कुछ गलत कर गया क्या, नहीं। एम ए बराबर 3/2 MB होगा ना, ठीक है। और MB की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, 3/2 इंटू कितना आ जाएगा 16, 8, 24 kg, ये आएगा। 24 और 16 बन रहा है, 24 और 16, एम ए का 24 और MB का 16, 24 और 16 ए ऑप्शन होगा यार है। 24 और 16 आ रहा है क्या, एक मिनट रहो, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक मिनट। लॉस जो हुआ है उसको मैंने MB माना है, ठीक है। MB अपॉन एम ए बराबर 20/30, MB अपॉन एम ए बराबर 20/30, और यहाँ से एम ए की वैल्यू निकालोगे तो 3 MB/2, ठीक है। वैल्यू को पुट कर दिया एम ए की जगह, 3 MB/2, ठीक है। 3 और 2 5 MB बराबर 80, MB की वैल्यू कितनी 16×5 80, सही तो है, 24 और 16 आएगा, ये ऑप्शन होगा। बताओ क्लियर, ये ऑप्शन ही होगा, बी नहीं होगा बेटा, आप गलत आंसर दे रहे हो, 24 और 16 होगा, ये आंसर होगा। यार बहुत मूर्ख हो तुम लोग, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, मैं सॉल्व कर रहा हूं कि समझा रहा हूं, पहले सीख तो लो कंसेप्ट को दादा, नहीं लगेगा टाइम, कंसेप्ट तो सीख लो पहले, कि मैं ही सॉल्व कर दिया करूं, समझाया नहीं करूं। एक और सवाल करो इसी पे, करो सवाल, दिख रहा है। सवाल हमसे बोल रहा है कि वाटर ऑफ 100 ग्राम और 50 डिग्री सेल्सियस मिक्स विद 500 ग्राम 80 डिग्री सेल्सियस कॉपर, फाइनल टेम्परेचर। तो आसान हिंदी है, करो इसको। 100 ग्राम पानी है और 500 ग्राम कॉपर है, तो दोनों का टेम्परेचर अच्छा पानी का टेम्परेचर दे रखा है 50 और कॉपर का दे रखा है 80, और वही फाइनल टेम्परेचर निकलवा रहा है, वही मिक्सिंग टेम्परेचर 55, 65, 45, 75 डिग्री सेल्सियस। बताओ, लगाओ दिमाग।
लॉस कहां से होगा? कॉपर से। गेन कौन करेगा? पानी। तो क्यू लॉस बराबर क्यू गेन। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कंसेप्ट एमएस डेल्टा थीटा। बस। अब यहां पर सवाल के अंदर क्या है, आपको कॉपर का क्या दे देगा? स्पेसिफिक हीट। पानी का तो आपको पता है 1 होगा, और कल कॉपर का क्या बताया था? लगभग 0.24 या 23। सिंपल कैलकुलेशन है, याद करो। कल मैं एक टेबल लेके आया था और वहां सब कुछ समझाया था, ठीक है। 0.238 या 0.24 समथिंग होता है कॉपर का, अगर आपको स्पेसिफिक हीट जानना है। पानी का बता ही चुका हूं, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। करना है ट्राई। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, याद रखना। पहले यहां से क्वेश्चंस को पूछा गया है। फॉर्मेट क्वेश्चन का वो ये रहता है, ये फॉर्मेट है डिफेंस के लिए। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर सकता हूं, लेकिन वो अपने लेवल की चीज नहीं है। अपने लेवल पे यही है पूरा का पूरा जो कंसेप्ट बन सकता है। इस टाइप के सवाल बनेंगे, ये फॉर्मेट समझ लोगे तो हर न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हो, कुछ भी चेंज आपको नहीं मिलेगा उसमें। अब एक कंसेप्ट और यूज करते हैं, और कंसेप्ट का नाम है फेज चेंज बेटा। अवस्था परिवर्तन इसे हिंदी में कहा जाता है। और ये लास्ट टॉपिक है आपका किसका? कैलोरीमेट्री का, कैलोरीमिति का। फेज चेंज हिंदी में से अवस्था परिवर्तन कहा जाता है। समझो क्या होता है फेज चेंज, वो देख लेते हैं। यह है फेज चेंज, या चेंज इन स्टेट बोल दो। हिंदी में से कहा जाता है अवस्था परिवर्तन या फेज चेंज। चलो मैं नेक्स्ट पेज पर दिखा देता हूं। फेज चेंज या चेंज इन स्टेट, अवस्था परिवर्तन या अवस्था में परिवर्तन। क्या होता है फेज चेंज? देखो सिंपल है। फेज चेंज होता है बेटा ये, सॉलिड का ठोस का द्रव में बदलना, द्रव का गैस में, या फिर गैस का सॉलिड में, ये, या इसका उल्टा, गैस का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में, सॉलिड का गैस में। आपस में बदलाव को फेज चेंज कहा जाता है, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये सॉलिड है यानी ठोस, इतनी हिंदी सबको पता होगी, लिक्विड यानी द्रव, और ये गैस है। अगर सॉलिड से लिक्विड में बदलना है, या फिर लिक्विड से गैस में बदलना है, या फिर इसका वाइस वर्सा उल्टा, गैस को लिक्विड में या लिक्विड को सॉलिड में, इसको बेटा फेज चेंज कहते हैं, अवस्था परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। जो फेज चेंज होता है बेटा, सॉलिड को हम जो लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठोस को लिक्विड में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड मतलब ठोस, जैसे समझ लो बर्फ, और लिक्विड मतलब पानी, ठीक है। तो बेटा जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसे मेल्टिंग कहा जाता है, या फ्यूजन बोलते हैं, गलन। तो सॉलिड को लिक्विड में बदला जाता है, तो इस प्रोसेस को बेटा मेल्टिंग यानी गलन, या फिर फ्यूजन भी बोला जाता है, और हिंदी में से गलन कहते हैं, पहली बात। तो सॉलिड से लिक्विड में बदलने को, इस प्रोसेस को मेल्टिंग या फ्यूजन कहा जाता है। और लिक्विड से जब गैस में बदलते हैं तो इस प्रोसेस को एवापोरेशन, वाष्पीकरण या वेपराइजेशन भी बोलते हैं। या वेपराइजेशन बोल दो, या फिर एवापोरेशन बोल दो, परेशन, हिंदी में से बाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। या फिर बेटा अगर गैस से सीधा लिक्विड में बदल रहे हैं, गैस से सीधा लिक्विड में बदल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन और हिंदी में से संघनन कहते हैं। एग्जांपल दूंगा सबके, देखते जाओ। कंडेंसेशन यानी संघनन कहते हैं। और या फिर लिक्विड को सॉलिड में बदलने को बेटा हम फ्रीजिंग यानी फ्रीजिंग बोलते हैं, या हिमांक हिंदी में बोल सकते हैं, यानी हिमांक, ठीक है। क्लियर? चलो दोबारा देखो। सॉलिड से लिक्विड में इस प्रोसेस को गलन, लिक्विड से यानी पानी का गैस में बदल जाना, एवापोरेशन बाष्पीकरण, गैस का लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन, या लिक्विड का सॉलिड में बदलना फ्रीजिंग यानी हिमांक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर मैं डायरेक्ट
अगर मैं डायरेक्ट सीधा सॉलिड से गैस में बदल रहा हूं, इसे सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपतन कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपतन। सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपतन, ऊर्ध्वपतन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर कपूर की गोली, आपको पता है आज से करीब 10 साल पहले गांव में, मतलब 10 साल पहले की बात बताऊं, जब हम बहुत छोटे थे, 10-15 साल पहले जब बहुत छोटे थे, तो क्या होता था कि जब हमारे नए कपड़े होते थे तो मम्मी क्या करती थी, उसमें कपूर की गोली रख देती थी। तो कपूर की गोली 2 महीने या 3 महीने बाद गायब हो जाती थी, अचानक से गायब। या फिर आप पूजा पाठ करते हो, भगवान जी की पूजा करते हो, तो कपूर की गोली आती है। जब कपूर की गोली में हम आग लगाने के लिए आती है, जब आग लगाते हैं तो क्या वो लिक्विड में बदलती है? पहले नहीं, वो सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाती है। तो सॉलिड से गैस में जो बदल जाती है, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपतन कहा जाता है। या उदाहरण के तौर पर आप अपने बाथरूम के अंदर क्या रखते हो? गोली रखते हो लाके, क्या होता है? वो सॉलिड सीधा गैस में कुछ दिन बाद गायब हो जाती है। कुछ दिन बाद क्या है? वो गायब हो जाती है। तो ये क्या है? सब्लिमेशन प्रोसेस है, इसे ऊर्ध्वपतन कहते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, यानी गैस से सीधा सॉलिड में, गैस से सॉलिड का मतलब क्या है? पाला पड़ता है सर्दियों के समय में, पाला, आलू आलू का अगर खेती करते हो आप तो पाला पड़ता है। या फिर फॉग, कोहरा आता है। या फिर अगर आपने किसी बॉलीवुड की मूवी को देखा हो, गाना बड़ा ठीक ठाक सा गाना हो, तो वहां ऊपर से बर्फ गिरती हुई दिखाई देती है हमें, स्नो फॉलिंग बोलते हैं, बर्फ का गिरना, स्नो फॉलिंग। तो बर्फ का गिरना क्या हो रहा है? गैस से सीधा सॉलिड में बदल रहा है भाई, बर्फ बन रही है, गैस से सीधा बर्फ बन रही है, सीधा गैस से सॉलिड बन रहा है। मतलब इस प्रोसेस को डीसब्लिमेशन भी बोलते हैं, या डिपोजिशन भी बोल देते हैं सर्विस, इसको डिपोजिशन बोल दो या फिर डीसब्लिमेशन भी बोल देते हैं इसको। उदाहरण के तौर पर इसके जो हम एग्जांपल देख सकते हैं वो है बेटा कोहरा यानी फॉग, पाला, ये सब, या बर्फ का गिरना, स्नो फॉलिंग, ये सब। इसका एग्जाम्पल क्या था सब्लिमेशन का? अभी मैंने बताया था, कपूर की गोली, या कपूर लिख दो, ठीक है। बताओ, कोई किसी प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से। ये तो बेटा बेसिक बातें हो गई, अभी तो इसमें बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल बनते हैं, मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट लेवल न्यूमेरिकल बनते हैं इस कंसेप्ट पर। पहले कंसेप्ट को समझ लो, ये छोटी छोटी जो फेज चेंज के बारे में जानकारी है, इनमें कोई दिक्कत है ये बताओ पहले, फिर आगे बढ़ते हैं फेज चेंज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि किस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जब एक फेज से दूसरे फेज में बदलेंगे, चेंज करेंगे तब। कोई प्रॉब्लम बेटा? प्रियांशु, बहुत प्रॉब्लम है सर। बेटा बता क्या प्रॉब्लम है प्रियांशु, क्या प्रॉब्लम है? बता बेटा क्या प्रॉब्लम है प्रियांशु? कोई दिक्कत नहीं है ना, चलें फिर आगे बढ़ें। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना बेटा। जो फेज चेंज जो होता है ना, अब यहां तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी और बड़ा अजीब लगेगा सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब तक 5 मिनट 10 मिनट मेरी बात नहीं सुनोगे, तब तक ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो तो लगता है गलत ही चल रहा है सब, लेकिन वो सब सही है, तुम ही गलत रहते हो बाद में जाके। फेज चेंज बेटा हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, पहले इतना दिमाग में सेट कर लो जो मैं बोल रहा हूँ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एयरफोर्स का पूछा गया सवाल है ये। कांस्टेंट मतलब नियत ताप पर, यानी फेज चेंज सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पर पॉसिबल है। मतलब ये हुआ कि अगर मुझे बर्फ से पानी बनाना है या पानी से गैस बनाना है, पानी का जितना टेम्परेचर होगा तो गैस का भी उतना ही टेम्परेचर होगा। मतलब बर्फ से मुझे पानी बनाना है, फेज चेंज करना है, तो बर्फ लगभग कितने टेम्परेचर पर बन जाती है? कम से कम मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस से पानी बनाने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर चाहिए। तो क्या पढ़ा रहे हैं आप? थोड़ा टाइम देना, सब समझ में आएगा ये बात। सर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता, पहले न्यूमेरिकल की स्पेलिंग लिखना सीखो, तब समझ में आएगा।
ठीक है, नॉमेरिकल नहीं होता, न्यूमेरिकल होता है? नॉमेरिकल नहीं समझ में आएगा, नहीं नॉमेरिकल है ही नहीं तो समझ में कहां से आएगा, है तो न्यूमेरिकल, तभी तो समझ में आएगा। न्यूमेरिकल बोलो पहले, न्यूमेरिकल, तब समझ में आएगा, नॉमेरिकल नहीं होता। और ये कोई कोई मतलब इतिहास इतिहास की कहानियां नहीं है कि कुछ भी बाबर और राजा आलम और ये सब कहानी कुछ भी बोल के चल जाएगा काम। यहाँ कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं, पहले कंसेप्ट को सीखना पड़ता है, उसके बाद न्यूमेरिकल समझ में आते हैं। और तुम्हें 11 12 तुमने पढ़ा नहीं, और एक ही दिन में आज ही फेज चेंज के न्यूमेरिकल समझ में आ जानी चाहिए, और नहीं समझ में आए तो मास्टर बेकार पढ़ा रहा है फिर ये, क्योंकि 2 साल से तो तुम पता नहीं क्या कर रहे थे। पहले टाइम दो अपने आप को, कंसेप्ट को सीखो, मैं जो सिखा रहा हूँ कि पढ़ाया है नहीं फेज चेंज का न्यूमेरिकल के, न्यूमेरिकल ही समझ में नहीं आ रहा। अरे पढ़ तो ले, तब बोलना कि रट रखा है कि समझ में नहीं आ रहा। चलो चर्चाएं करते हैं इस पर थोड़ी सी, इस कंसेप्ट पर, पहले इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे। देखो कंसेप्ट क्या कहता है कि मान लो बेटा, मैंने आपसे कहा कि बेटा मुझे सॉलिड से लिक्विड में, यानी ठोस से द्रव में चेंज करना है, तो आप एक बात बताइए, क्या मुझे हीट नहीं देनी पड़ेगी? बिल्कुल हीट देनी पड़ेगी। भाई बर्फ से पानी बनाना है तो हीट देनी पड़ेगी ना, गर्म करना पड़ेगा बर्फ को, तभी तो पानी बनेगा। यानी हीट इज गिवन, ऊष्मा दी जाती है, हीट दी जाती है, हीट इज गिवन। या फिर सेम कहानी, जब लिक्विड से आप गैस बनाओगे, पानी से गैस बनाना है आपको, तो भी यही होगा, तो भी क्या करना पड़ेगा, आपको हीट देनी पड़ेगी। बोलो हाँ के ना। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टा क्या हो कि सर अगर गैस से मुझे लिक्विड बनाना है, या फिर लिक्विड से मुझे क्या बनाना है, सॉलिड, पानी से बर्फ बनाना है, तो हीट, भैया बर्फ अपने फ्रीजर के अंदर क्या करते हो तुम, फ्रीजर के अंदर क्या करते हो, पानी रखते हो तो बर्फ बन जाती है। कब बनती है बर्फ? तो कब बनती है, कब बनती है बर्फ? जब उसमें से हीट निकलती है। फ्रीजर का काम क्या है, हीट को निकालना, टेम्परेचर को कम करना। तो यहां पर क्या बेटा, इन दोनों केसेस में चाहे तो लिक्विड से सॉलिड बनाओ या फिर गैस से लिक्विड, यहां से हीट निकाली जाती है, ऊष्मा निकाली जाती है, हीट निकाली जाती है। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, अभी तो आप कह रहे थे कि जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आप कभी हीट निकाल रहे हो, कम कर रहे हो, तो टेम्परेचर कम ज्यादा नहीं होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल, लेकिन पहले पूरी बात सुन लो। कैसे? देखो, मान लो ये बर्फ है, मतलब बर्फ क्या है, आइस, जो कि कैसी होती है, सॉलिड, ठोस। और ये है पानी, यानी वाटर, कैसा है, लिक्विड बोलते हैं इसको, द्रव। सर मुझे बर्फ से पानी बनाना है सर। सर ये बताइए, बर्फ जो कम से कम कितने टेम्परेचर पर बनती है? मैंने कहा भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब पानी भी, बर्फ को अगर पानी से, बर्फ से पानी बनाना है तो टेम्परेचर दोनों का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सर क्या बात कर रहे हो सर, बर्फ से जब पानी बना रहा हूं तो आपने तो अभी बताया कि हीट दी जाती है। मैंने कहा बिल्कुल। सर एक बात बताइए, हीट दी जा रही है तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना? मैं कहूंगा बिल्कुल। सर आप कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर फिर कांस्टेंट कैसे रहेगा? बात को सुनना आप, पहले अपने दिमाग में इस बात को सेट करिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, पहले इतना दिमाग में सेट करिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इतना सेट कर लीजिए। अब सोचिए कि होता क्या है जब मैं बर्फ से पानी बनाता हूं। मान लेते हैं बेटा बर्फ के मॉलिक्यूल ऐसे हैं कुछ, देखो ये बर्फ है, पर देखो ये बर्फ है, दिख रहा है आपको? ये बर्फ है बेटा, ये बर्फ है। होता क्या है जब सर आप बर्फ को हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, बर्फ को हीट कर रहे हैं,
आप सब जानते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, आपस में जो चिपके रहते हैं, वो एक फोर्स की वजह से, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। इसको हिंदी में अंतः आणविक बल कहते हैं। अंतः आणविक बल यानी कभी दो मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में एक फोर्स की वजह से चिपके रहते हैं, इस तरीके से, फोर्स की वजह से। जैसे ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में इस तरीके से चिपके रहेंगे। अब तुम ये किसकी वजह से चिपके हुए हैं बताओ, किसकी वजह से? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतः आणविक बल। ऑब्वियस सी बात है, ये आप, मेरे पास पेन है, इसके मॉलिक्यूल आपस में किस फोर्स की वजह से जुड़े हुए हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन सर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है। अब मैं क्या करा, इस बर्फ के अणुओं को, बर्फ के पार्टिकल को हमने क्या करा, हीट दिया। जैसे सर मैं हीट दे रहा हूं तब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो फोर्स है वो कमजोर होने लगेगी। हीट देता जा रहा हूं, हीट देता जा रहा हूं, हीट देता जा रहा हूं, ये मॉलिक्यूल्स दूर होते जा रहे हैं। हीट देता जा रहा हूं, देता जा रहा हूं, ये मॉलिक्यूल्स दूर होते जा रहे हैं। हीट देता जा रहा हूं, देता जा रहा हूं, ये मॉलिक्यूल्स दूर होते जा रहे हैं। हीट देता जा रहा हूं, ये मॉलिक्यूल्स दूर होते जा रहे हैं। हीट देता रहा हूं, ये मॉलिक्यूल्स दूर होते जा रहे हैं। सर आप जो हीट दे रहे थे, इसका मतलब जो हीट दी जा रही थी इन मॉलिक्यूल्स को, वो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाने में हेल्प कर रही है। यानी इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाने में हेल्प कर रही है या फिर खर्च हो रही है। और आप सब जानते हैं जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, कौन सी एनर्जी बढ़ती है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थित ऊर्जा। इसका मतलब सर आप जो हीट दे रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी, स्थित ऊर्जा को बढ़ाने में खर्च हो रही है। मतलब टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहा, मैंने हीट दिया तो हीट का काम क्या है? उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच की दूरी को बढ़ाना। और वो जो हीट है वो उन दोनों मॉलिक्यूल्स, उन दोनों अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ा रही है। और बढ़ा रही है मतलब उनको बढ़ाने में हेल्प कर रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हो रही है वो हीट, जो इसलिए टेम्परेचर क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, बोलो। अब समझ में आया कहां खर्च होती है जो आप हीट देते हैं? वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में हेल्प करती है, स्थित ऊर्जा बढ़ाने में हेल्प करती है। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए बेटा टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और जो हीट गायब हो रही है, जो खर्च हो रही है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में, इसी हीट को कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। जैसे गुप्तचर हुआ करते थे ना पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे, गुप्तचर छुप छुप के बातें बता देते थे, तो गुप्तचर, वैसे गुप्त ऊष्मा होती है, ये गुप्त रहती है। इसका काम है चुपचाप लगी रहती है और दोनों मॉलिक्यूल के बीच की दूरी को बढ़ाती रहती है, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाती रहती है, स्थित ऊर्जा को बढ़ाती रहती है। इसी हीट को गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट कहा जाता है। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया ना? तो इसका मतलब सर यहां पर जो हम हीट, टेम्परेचर, हीट दे रहे हैं, वो हीट कहां खर्च हो रही है? इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी को बढ़ा रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रही है। और उस हीट को हम, जो गायब हो जाती, जो हमें दिखाई नहीं देती, उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी लेटेंट हीट कहते हैं इंग्लिश में। कोई प्रॉब्लम बताओ? कोई प्रॉब्लम? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेटा जो लेटेंट हीट होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा, ये दो प्रकार का होता है। पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या है बताता हूं आपको, यानी गलनांक की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, हिंदी में से कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग। मेल्टिंग बोल दो या फिर फ्यूजन बोल दो, गलन की गुप्त ऊष्मा। ये क्या होती है? जब आप किसी सॉलिड से, ठोस से द्रव में बदलते हैं, तब जो हीट दी जाती है, उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और ये हीट की वैल्यू बर्फ के लिए, यानी आइस के लिए, बर्फ के लिए इसकी वैल्यू
80 कैलोरी पर ग्राम होती है। सर लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या है, बता देता हूं बेटा, Q बराबर ml। सर यहां पर एम एल क्या है, ये एल ही तो है लेटेंट हीट, यही तो है गुप्त ऊष्मा। एम क्या है, उस पदार्थ का मास, पदार्थ का द्रव्यमान, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस। क्यू क्या है, जो हीट आप दे रहे हैं, ठीक है। एल क्या है बेटा, एल बराबर क्यू अपॉन एम, ये हो गया। तो कैलोरी पर ग्राम, ये एससी जैसी यूनिट है जो हम यूज करते हैं, ये आ गया, इसलिए मैंने कैलोरी पर ग्राम में लिखा है। तो आइस के लिए बेटा इसकी जो वैल्यू है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। बताओ। इसके बाद लेटेंट हीट दूसरा, जिसको कहते हैं बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इंग्लिश में कहा जाता है इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। और ये क्या होता है, ये बेटा जब सीधा लिक्विड से गैस में जब बदलते हैं, तो जो हीट दी जाती है लिक्विड से गैस में बदलने के लिए, उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एल एफ से दर्शाते हैं और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एल बी से दर्शाते हैं। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई दिक्कत, बताओ कोई समस्या किसी को यहां तक? ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे बेटा ये है कि जो गैस होती है, यानी जो भाप होती है, जो स्टीम होती है, जो भाप होती है, स्टीम होती है, वेपर होते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है एलवी की, 540 कैलोरी पर ग्राम। ये वैल्यू दोनों याद रखना, काम में आएंगी तुम्हें न्यूमेरिकल में। बोलो भाई प्रॉब्लम सॉल्व। अब न्यूमेरिकल थोड़ा समझना पड़ेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम, बताओ कोई दिक्कत, समझ में आ गई सारी कहानियां, कोई दिक्कत? किसी न्यूमेरिकल को समझाने से पहले मैं हमेशा उसके कंसेप्ट पर चर्चाएं करता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो एक बहुत ही मस्त ट्रिक, मस्त कंसेप्ट बताता हूं। क्या है मस्त कंसेप्ट भाई साहब? मस्त कंसेप्ट है ये। मस्त कंसेप्ट क्या कहता है? मस्त कंसेप्ट ये कहता है अगर आपका फेज चेंज हो रहा है, समझते जाना मेरी बात को, क्या हो रहा है आपका, आपका फेज चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है आपका फेज, पीएच ऐसी, फेज अवस्था बदल रही है। फेज चेंज का मतलब है चाहे सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, या फिर उसका गैस से लिक्विड में या गैस से सॉलिड में, अगर फेज चेंज हो रहा है, तो अगर आपका सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, क्या हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में, यानी सॉलिड से लिक्विड में फेज चेंज हो रहा है, तो जो हीट का फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, Q बराबर एम एल एफ। अगर मैं थोड़ा सा बैक आऊं तो यहां पर अगर मैं हीट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो Q बराबर एम एल एफ नहीं हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, Q बराबर एम एल बी। समझ में आ गया होगा। और अगर मुझे लिक्विड से गैस में जाना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, Q बराबर एम एल बी। कोई दिक्कत? ठीक। लेकिन अगर बेटा फेज चेंज नहीं हो रहा है, अगर फेज डू नॉट चेंज, फेज चेंज नहीं हो रहा है, तब जो हीट का फॉर्मूला है वो ये लगेगा एम एस डेल्टा थीटा। ये दिमाग में सेट कर लो, ये दोनों बातें न्यूमेरिकल में काम आने वाली हैं, देख लो इसको। बताओ कोई प्रॉब्लम? अब बताओ, फेज अगर चेंज हो रहा है तो फॉर्मूले आपके सामने हैं, और फेज चेंज नहीं हो रहा है तो हीट का फॉर्मूला आपके सामने है। बताओ बेटा यहां तक कोई दिक्कत? बताओ। ठीक है, चलो अब एक सवाल करते हैं, सवाल को पहले ढंग से पढ़ो।
पहले सवाल को ढंग से पढ़ो आप। मैं उम्मीद करता हूं आप इस सवाल को ढंग से पहले पढ़ेंगे। खूब पढ़िए, पहले आराम से पूरा टाइम दीजिए सवाल को। नहीं रिंकू, सिर्फ सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस के लिए बात करते हैं। पहले सवाल को ढंग से पढ़ो। करा सॉल्व आप लोगों ने? किया सॉल्व आप लोगों ने? चलो ठीक है। काफी लोगों का आंसर बी आ रहा है, काफी लोगों का आंसर डी आ रहा है, काफी लोगों का आंसर सी आ रहा है, ए आ रहा है। चलो मैं आपको न्यूमेरिकल लगाना सिखाता हूं, कैसे लगाते हैं न्यूमेरिकल। बढ़िया लेवल का न्यूमेरिकल है। मैं आपको बाद में बताऊंगा किस एग्जाम में पूछा था, नहीं तो डर जाओगे आप। चलो पहले आपको बताता हूँ सवाल के बारे में। क्या रह गया? चलो 500 ग्राम बर्फ है और जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। 500 ग्राम पानी में बदला जा रहा है, टेम्परेचर 80 हो जाता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी। सवाल को देखो, और अगर आपकी नजरें स्क्रीन पर नहीं हुई तो सवाल दिमाग से निकल जाएगा। और ईमानदारी में 2 सवाल पर, अगर मैं 4-5 सवाल कराऊंगा, आपका पूरा फोकस स्क्रीन पर है, नजरें स्क्रीन पर है, कोई भी सवाल ले लेना, फेज चेंज का आप हिट कर दोगे, ये ध्यान रखना। सवाल को देखो, सवाल बोला क्या? सवाल बोला कि सर ये मैं बर्फ हूं, ये रही बर्फ। इसने कहा सर मैं बर्फ हूं और सर मेरा टेम्परेचर ना 0 डिग्री सेल्सियस है, और सर मेरी जो मात्रा है ना, मेरी क्वांटिटी है वो 500 ग्राम है। कितना मास है? 500। सर मुझे आइस से पानी बना दो। इसने कहा कि सर मुझे आइस से पानी बना दो। मैंने कहा ये बात बना देंगे, पानी क्या दिक्कत है, बन गए। और कहता है कि मेरा टेम्परेचर 80 हो जाता है और मास हमारा सेम रहता है। सर बोल रहा है सवाल कि सर कितना हीट की आवश्यकता होगी, क्यों बताइए, कितना हीट चाहिए इस आइस से पानी में बनाने के लिए। प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात। ये फेज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले तो ये बताओ। सर हो रहा है, बर्फ से पानी बन रहा है, लेकिन बताना क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है? नहीं है, कहानी गड़बड़ है। फेज तो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? अवस्था बदल रही है, फेज तो चेंज हो रहा है, बट
यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ सी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो इस सवाल को अभी हमें बनाना है। कैसे बनाना है, देखो कहानियां, मतलब ये कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ लोचा है। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो क्या फेज चेंज होगा, नहीं, फेज चेंज तो तभी होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। कुछ तो गड़बड़ है दया, याद है ना आपको सीएडी देखते थे आप, कुछ तो गड़बड़ है। अब इसी गड़बड़ को सुधारना है। एक एक चीज को देखो आप, दोबारा से, ये रही आइस सर, 0 डिग्री सेल्सियस है और क्वांटिटी 500 ग्राम। बेटा पहले आइस से जब मैं पानी बनाऊंगा, वाटर बनाऊंगा, और फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। इस बात में कोई दिक्कत सर, फेज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए। बताइए भैया, फेज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, फेज चेंज हो रहा है, बताओ हाँ या ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बताइए टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे कि नहीं होंगे? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक पहले स्टेप में? कोई दिक्कत नहीं है। अब सर पहले हमने फेज चेंज कर लिया, अब क्या किया हमने, पानी से फिर पानी बनाया, और उस पानी का जो तापमान है उसने 80 दे रखा है। सर मैं पानी से पानी बना रहा हूं सर, अब देखिए पानी से मैं पानी बना रहा हूं, क्या फेज चेंज हो रहा है? नॉट चेंज, फेज नॉट चेंज। जब फेज नहीं बदल रहा है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं होगा, देखो 0 और 80, बात खत्म, हो गया हमारा सॉल्यूशन। आइस से हमने पानी बदल दिया, मतलब बीच में स्टेप ये गायब हो रहा था, इसको हमने सही कर दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, बताओ, तीनों स्टेप में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलो बेटा, इसका मतलब यहां तो हो रहा है फेज चेंज, और सॉलिड से लिक्विड, तो कितनी हीट चाहिए, Q बराबर एम एल एफ, Q बराबर एम एल एफ। देखो यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा हीट का, Q बराबर एम एल एफ। यहां फेज चेंज नहीं हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला, Q बराबर एम एस डेल्टा थीटा। बस इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, जोड़ दो, इतनी हीट हमें चाहिए, आप सॉल्व कर लो। Q बराबर एम एल एफ, मास कितना है 500 ग्राम, आइस का एल एफ कितना होता है 80, तो 40,000, बोलो कोई दिक्कत? और एम एस डेल्टा थीटा, मास कितना है 500 ग्राम, पानी के लिए एस की वैल्यू 1, डेल्टा थीटा कितना होगा, 80 में से 0 माइनस कर दो, 80 कितना आ जाएगा, 40,000, 40 और 40 टोटल हीट कितना हो जाएगा, 80,000 कैलोरी। सही, बोलो हाँ के ना। कंसेप्ट, फिजिक्स इज द पावर ऑफ कंसेप्ट। भैया कंसेप्ट है तभी आनंद है फिजिक्स में। बोलो, अभी और करेंगे, चिंतित ना हो वत्स, चिंतित ना हो, अभी और बहुत कुछ सवाल करेंगे, कोई प्रॉब्लम? आगे और सवाल करेंगे, और एक दो सवाल देता हूं, बढ़िया बढ़िया सवाल। अब एक सवाल करो, करो इस सवाल को खुद, लगाओ दिमाग। लगाओ दिमाग, पढ़ो इस सवाल को, पूरा दिमाग लगा दो इस सवाल में, आराम से पढ़ो, टाइम दो भैया सवाल को, और ढंग से कोशिश करो करने की। या फिर एक काम करते हैं ना, रुको रुको रुको, इसमें नहीं, इसमें तो तुम घूम जाओगे हल्का सा, एक मिनट एक मिनट। हाँ ये सही रहेगा तुम्हारे लिए, पहले इसको करो,
पहले इसको करो, पहले इसमें दिमाग लगाओ, करो इसको बेटा। हुआ, लगाया दिमाग? सर ये वाले क्वेश्चन में तो मजा आ गया। लगाओ लगाओ जल्दी, जब तो दिमाग नहीं लगाओगे ना बेटा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा ये आपसे। हो गए आदित्य, हो गई कहानी खत्म? बताओ। चलो मैं कराता हूं आपको, अब मैं कराता हूं, हो गया। चलो अब ध्यान से सुनना कंसेप्ट को। हाँ एक लड़के का एकदम सही आंसर आया विश्वजीत, चलो कोई ना, करते हैं सॉल्व। सवाल को पढ़ तो लिया होगा आप सब लोगों ने। अब 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू विल बी। देखो आइस है बर्फ, कितना टेम्परेचर है 0, मास कितना है 1 ग्राम, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, पता है मास कितना है 1 ग्राम उसका भी। आइस से सीधा क्या बना रहा है, भाप यानी स्टीम, टेम्परेचर कितना है 100। बोल रहा है कि बताओ इससे ऐसा करने में कितनी हीट की आवश्यकता होगी। फेज चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, कुछ गड़बड़ है। अब हमको इसको सही करना है, बस करते हैं इसको सही। देखिए भाई और ध्यान से एक स्टेप को देखते जाना। ये है आइस, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। आइस से बनाएगा वो क्या, पहले पानी, क्या बनाएगा आइस से, पानी, वाटर। आइस से क्या बनाएगा, पानी, उसका भी टेम्परेचर क्या रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, कोई दिक्कत। और पानी से और क्या बनाएगा ये, पानी, टेम्परेचर कितना रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर इस पानी से ये बनाएगा स्टीम, हाफ, टेम्परेचर क्या रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। कंसेप्ट समझ में आया? बोलो बताओ। यानी बर्फ से पानी फेज चेंज टेम्परेचर कांस्टेंट, पानी से पानी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, पानी से स्टीम फेज चेंज टेम्परेचर कांस्टेंट। सर जल्दी से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सिर्फ मजाक नहीं है, पहले कंसेप्ट को सीखा जाता है। आज से पहले क्या पढ़ के आए हो बेटा आप, पहले दिन स्पीड सीख लें। स्पीड ऐसे नहीं आती है, स्पीड आती है प्रैक्टिस करते करते। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो विद इन, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन 6-7 सेकंड में मैं इसे सॉल्व कर दूंगा।
कैलकुलेशन में टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी है, मेरी प्रैक्टिस अच्छी है। आप लोगों को टाइम लगेगा एक दिन में। सर पहले ही दिन हमें 4.5 मिनट में 1600 की रेस मान लेगा क्या? 1 साल 2 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके 1600 की 4.5 में जाके मरती है। और किसी का जीवन निकल जाता है तो 4.5 में टाइमिंग में रेस नहीं मरती 1600 मीटर। कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कंसेप्ट देखो, अभी फेज चेंज हुआ तो बताओ कितनी फेज चेंज हो गया, तो Q बराबर एम एल एफ, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। यहां देखो Q बराबर एम एस डेल्टा थीटा, और यहां देखो फेज चेंज है पानी से, तो Q बराबर एम एल बी। खत्म कहानी। आपके पास लॉजिक है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो अब आराम से। देखो करते हैं, Q बराबर एम एल एफ, एम कितना है 1 ग्राम, आइस का 80, तो 80 कैलोरी। Q बराबर एम एस डेल्टा थीटा, मास 1, पानी के लिए एस की वैल्यू 1, डेल्टा थीटा 100 में से 0 100, तो 100 कैलोरी। तीसरा Q बराबर क्या है एम एल वी, एम कितना है 1, एल वी कितना है 530, ये तो पढ़ा था स्ट्रीम के लिए, तो कितना होगा 530 कैलोरी। 530 630 630 और 8 लगभग 540 समथिंग बताया था ना, 540 640 720, टोटल कितना आ जाएगा Q टोटल 720 कैलोरी। ये होगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कंसेप्ट क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम बताइए, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ फास्ट बताओ, हाँ के ना जल्दी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया लॉजिक? एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? बताओ भाई, क्लियर है? चलो एक सवाल अब खुद करो, ये लगाओ दिमाग, घुमाओ खोपड़ी, करो सॉल्व। पढ़ो बेटा इस सवाल को, अब इस सवाल को सॉल्व करो। अच्छा सवाल है ये, थोड़ा सा घुमाया है उसने हल्का सा, हालांकि कुछ है नहीं इसमें भी। करो इस सवाल को भी, बढ़िया सवाल है, लगाओ दिमाग आराम से। 30 सेकेंड इस क्वेश्चन को करिए बढ़िया से। हो गया? बताइए, हुआ कंसेप्ट कुछ? चलो मैं समझाता हूं। देखो 100 ग्राम बर्फ है, टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस, 100 ग्राम पानी में बदला जा रहा है, पानी का टेम्परेचर 50। वही कहानी से, पहले बर्फ है, आइस कितना है 100 ग्राम, टेम्परेचर कितना है -5, क्या बना रहा है पानी से, बर्फ से पानी, कितना टेम्परेचर है 50। सेम कहानी, फेज चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, कुछ गड़बड़ है, करते हैं इसको सही फिर।
गड़बड़ को सही करते हैं कैसे? हुआ क्या बेटा, यहां पर आइस है, ये टेम्परेचर कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। आप सब जानते हैं पहले आइस से तो 0 डिग्री सेल्सियस तक क्या बनेगी, ये आइस ही बनेगी ना बेटा। भाई माइनस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जाएगी तो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी तो बर्फ बनेगी। अच्छा ठीक है, अब 0 से पहले पानी बनाओ, फिर चेंज करेंगे तो पानी बनेगा, टेम्परेचर हमारा उतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर पानी से फिर पानी बना दो, कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। क्लियर कहानी, क्लियर? बोलो हाँ के ना, क्लियर? अब आप देखो फेज चेंज नहीं हो रहा है, ms डेल्टा थीटा, फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड LF MLF, क्यू बराबर ms डेल्टा थीटा। खत्म कहानी, ms डेल्टा थीटा। सॉल्व करिए, मास 100 ग्राम, आइस के लिए 1/2, डेल्टा थीटा 0 माइनस और -5 +5, 50 पंजे 250, 250 कैलोरी। इसको देखिए 100, LF कितना है आइस का 80, 8000, 80 गुणा कितना आ गया, 8000 कैलोरी हो गया। ये देखो 100, पानी के लिए 1, और भैया डेल्टा थीटा 50 - 0 50, 5000 कैलोरी। टोटल करना, 8 और 5 13, 13250। क्यू टोटल कितना आएगा, 13250 कैलोरी। 1250 नहीं आएगा बेटा, 13250 कैलोरी आएगा। सॉल्व हो गया। तो जो लोग आंसर डी दे रहे थे उनका गलत था, पहला 250, दूसरा 5000, और तीसरा, दूसरा 8000, तीसरा 5000, टोटल करके 13250, इसलिए आंसर सी होगा। उम्मीद कर रहा हूं फेज चेंज का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बोलो भाई, क्या फेज चेंज का कंसेप्ट क्लियर है? क्या कंसेप्ट क्लियर है? अब देखो, अब कुछ ऐसे बच्चे जहां किसी को डाउट आ रहा, वो क्या करना, दोबारा से इस वीडियो पर जाना, फेज चेंज के पहले सवाल को देखना, दूसरे को देखना, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। नो डाउट, आप पहले से जाके देखना फेज चेंज क्या बेटा, खत्म होता है, फिनिश, कैलोरीमेट्री फिनिश होता है। सर 530 कहां से आया है, तो कौन सा 530 अंकित, किस 530 की बात कर रहे हैं आप? 530 कहां से आ गया, 530, अच्छा 530 कौन सा 530 यार, ये 530 क्या, 530 नहीं, 540 था, इसको सही कर लेना, 540 था ना वो। अरे भैया मैंने बताया नहीं था आपको, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा के लिए जो होती है, भाप की वैल्यू 540 होती है कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बढ़िया से आप कंसेप्ट सीख पाएंगे। आपका फिनिश होता है, कल की रहेगी छुट्टी, कल है संडे, ताकि आप भी रिवीजन कर पाएं और मैं आपके लिए बढ़िया से क्वेश्चंस बना पाऊं। और तो फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे। हमारी क्लास की टाइमिंग आपको पता है 5 बजे होगी, चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। और और बेटा कल अब फिर हम ट्रांसमिशन ऑफ हीट पढ़ रहे होंगे आराम से, बढ़िया, उष्मा का संचरण। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना रिवीजन कर लेना बढ़िया से। अगर आपने रिवीजन नहीं किया कंसेप्ट का तो फिर प्रॉब्लम है आपके लिए। ठीक है, तो कंसेप्ट का बढ़िया से रिवीजन कर लेना। निखिल एक बार जाके उसका देखना, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में कोई प्रॉब्लम है तो एक बार लेक्चर को दोबारा से देखना। हाँ यार, लेक्चर 3 स्टार्ट नहीं हो रहा है, आई नो, उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, वो थोड़ा सही होने में बेटा टाइम लगेगा, वो हो जाएगा स्टार्ट, उसके लिए परेशान मत हो। हाँ मयंक, वो यही था कि चैप्टर मुझे फिनिश कराना है, क्वेश्चंस काफी थे लेकिन मैंने कम समय में पूरा कवर कर दिया है।
वो राज एक्चुअली चैप्टर को मुझे खत्म करना था इसको, इसलिए बोला था, और चैप्टर जल्दी खत्म हो गया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाद में कराऊंगा, पहले हीट को खत्म करा देता हूं उसके बाद। ठीक है, तो रिवीजन करते हैं, चीजों को बढ़िया से रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चंस को बढ़िया से लगा लेना आप लोग। हाँ रोहित, ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। अब इसके बाद हम कल मुलाकात, नहीं कल तो छुट्टी है, मंडे को मुलाकात करेंगे ऑन टाइम, ठीक है। पढ़ाई करते रहें बढ़िया से, और याद रखें सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही होगी, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। तो फिर आपसे सोमवार को मिलूंगा ऑन टाइम 5 बजे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऊष्मा का संचरण। जय हिंद।